हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो संगणक एग्जाम है अपना कंप्यूटर का, उसके अंदर जो इकोनॉमिक्स का, राजस्थान इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, एक बार मैं आपको क्विकली कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा ताकि आप इन चीज़ों को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखें, बिल्कुल याद रख के देख के जाएँ, बिल्कुल भी इनको भूलने की गुस्ताखी ना करें। ठीक है, तो कम समय है लेकिन कम समय के अंदर मैं कोशिश करूँगा आपको एटलीस्ट उन एरियाज़ के बारे में बताऊँ जो एरियाज अपने एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहली बात, अपने जो ये संगणक का एग्ज़ाम है उसके अंदर जो सिलेबस है मैं उसका एक बार आपको नज़ारा दिखा देता हूँ कि वे कुछ ऐसा सिलेबस अपना दिया हुआ है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के अंदर ये दो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की तो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी, डिमांड फोरकास्टिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सारे टॉपिक मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं। इनके वीडियोस, रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है। कंप्लीट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका वीडियो अवेलेबल है, आप ज़रूर से देखें उसको। एक बार के अंदर आपके घंटा 1.5 घंटे के अंदर पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर जो बाकी बचते हैं टॉपिक, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, मनी, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन्फ्लेशन। एक और चीज़ बता दूं, बैंकिंग और इन्फ्लेशन के ऊपर एक छोटा वीडियो मैंने करीब आधे घंटे के 2 वीडियो डाले, आप उनको भी एक बार नज़र से ज़रूर गुजारें, क्योंकि जो इन्फ्लेशन चैप्टर है उसके अंदर जो कुछ बेसिक और सिंपल टर्म्स होती है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, ये इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, रियल प्रीमियम इन्फ्लेशन, फलाना ढिमका, कुछ छोटे शब्द हैं, तो एक बार के लिए आप उनको सुन लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 बातें ये। फिर तीसरी चीज़ बचती है कौन सी, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। अब क्योंकि राजस्थान की इकोनॉमी यूँ तो बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो क्विकली अपन शुरू करते हैं अपना डिस्कशन, और अभी मेरा जो फोकस रहेगा इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के ऊपर। जो बाकी जो टॉपिक बचे हैं, जैसे नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम आपको पता होना चाहिए, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, फिर एनडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, एनएनपी कैसे कैलकुलेट होती है, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में क्या फ़र्क होता है, फैक्टर प्राइस पे क्या होता है, मार्केट प्राइस पे क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस पे क्या होता है, करंट प्राइस पे क्या होता है। आप समझ रहे हो, याद आ रहा है। कुछ नहीं आएगा याद ऐसे, जब एक बार खुद से पढ़ोगे तब याद आएगा। और आपके जो नोट्स डाले हुए हैं उनके अंदर लास्ट में आपको पता हो तो एक चार्ट टाइप मैंने कुछ डाला हुआ है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट क्विकली आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन, बैंकिंग के लिए लेटेस्ट आधे घंटे में मैंने क्विकली कवर करवाया, उनको देख लीजिएगा। मनी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए M1 मनी क्या होती है, M2 मनी, M3 मनी क्या होती है। ठीक है, बाकी फाइनेंशियल इंक्लूजन तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग का जो ये दे रखा है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो जो है अभी बताऊंगा, उसको आप देखिएगा, अपने कोर्स के अंदर अब मैंने ऐड किया है। अभी अपन आते हैं इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के अंदर। इसमें देखिए एग्रीकल्चर दे रखा है, इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, स्टेट इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, सारे एरियाज दे रखे हैं। तो आए शुरू करें। पॉवर्टी, पहले तो पॉवर्टी होती क्या है मैंने आपको बताई कि भाई बेसिक नीड्स का ना होना, बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना करना, ये क्या होता है, गरीबी होता है। अब गरीबी को नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। 2 तरह की गरीबी होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब जब हम बात करते हैं, एक हमने लिमिट खींच दी कि भाई इससे कम इनकम है तो वो गरीब है, इससे ऊपर है तो वो गरीब नहीं है, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। भाई रिलेटिव यानी तुलनात्मक तौर पे जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, मतलब जो विकसित देश है, वहाँ पे ऐसे लोग नहीं होते जिनकी बिल्कुल आय कम हो, तो ऐसे में वहाँ गरीबों की पहचान करने के लिए क्या करते हैं, कोई कंपैरिजन करते हैं कि भाई एवरेज इनकम कितनी है देश की, और उस एवरेज से अगर किसी की 60% या 50% भी इनकम नहीं है तो उसको हम गरीब मान लेते हैं। हालांकि वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, लेकिन जो उस देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो एवरेज इनकम है, उसके हिसाब से उसकी आय क्या है, कम है। तो 2 तरीके होते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो अपने जैसे गरीब और डेवलपिंग देशों के लिए, और डेवलप्ड देशों के लिए रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ओके, दूसरी, गरीबी को नापने के लिए भारत के अंदर जो प्रयास हुए, आज़ादी से पहले एक दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने प्रयास किया, और आज़ादी के बाद जो नीति आयोग जो अपना प्लानिंग कमीशन था उसको ये जिम्मेदारी दी गई, और उसने समय समय पे क्या एक्सपर्ट ग्रुप, टास्क फोर्स बनाई।
ठीक है, जिनका काम था क्या कि भाई आप गरीबों की पहचान कीजिए। तो उन्होंने उन जो टास्क फोर्स जो कमेटियां बनी उनके अंदर जो मेन कमेटीज थी, जिसके अंदर ये दांडेकर कमेटी, अलगाय कमेटी, लोखंडवाला और तेंदुलकर कमेटी। याद रखने लायक बात है तेंदुलकर कमेटी, जिसकी जो पैमाने हैं उनको हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए एक बार मैंने यहाँ भी बताया वापस, जो जैसे सबसे पहली टास्क फोर्स थी ये अलगाय कमेटी, जो नाम है प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंजम्पशन। इन्होंने पहली बार जो कैलोरी कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, फिर तेंदुलकर कमेटी थी, ये सबसे खास है जिसके पैमाने हम आज भी यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये सेट किए थे कि भाई जो इतना भी पर मंथ नहीं कमा रहा है, पर मंथ, उसको हम गरीब बोलेंगे। यहाँ शब्द आता है MPEC, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, MPCE है शायद, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मतलब हर व्यक्ति का मंथली एक्सपेंडिचर। तो 816 और 1000 रुपये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। तो ये पॉवर्टी डाटा इस तरीके से चल रहे हैं जो तेंदुलकर कमेटी है। उसके अलावा भी कुछ स्कीम्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की, उन स्कीमों के अंदर जो गरीबों की पहचान की जाती है उस डाटा को भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल मतलब अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग आयाम। जैसे हम सिर्फ खाने को लेके नहीं कर सकते, उसके अलावा कपड़ा, घर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये अलग अलग आयामों को कंसिडर करते हुए गरीबी निकालना। तो इंटरनेशनली जो चलती है वो MDP चलती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसमें ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, ये कौन निकालता है, UNDP, हमने देखा था, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और दूसरा वर्ल्ड बैंक जो है वो भी पॉवर्टी गैप इंडेक्स निकालता है। ठीक है, अब इस गरीबी के अंदर जो एफर्ट्स थे, ये सारे एफर्ट्स थे तेंदुलकर कमेटी, प्लानिंग कमीशन। अब बात करें राजस्थान की। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर गरीबी का भाई कुछ ये हाल है, आए देखें क्या हाल है। सबसे पहली बात तो जो NFSA है राजस्थान के अंदर, एक तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, रूरल लाइवलीहुड ग्रामीण आजीविका परिषद, इसका जो एक मिशन है, उसके तहत 3 कैटेगरी में बांटा गया था। यहाँ परिवारों का विभाजन किया गया, ध्यान रखिए, व्यक्तियों का नहीं। एक जो बहुत गरीब है, जिनकी इनकम 50,000 पर एनम से कम है। दूसरा पुअर, जो 50 से 1 लाख के बीच में है। और जो नॉन पुअर, जिनकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा है। परिवारों की बात हो रही है। दूसरा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो है, फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत गरीबों की पहचान की गई। तो इसमें कुछ लोगों को, जैसे BPL फैमिलीज, ठीक है, अंत्योदय फैमिलीज, अन्नपूर्णा, ये स्कीम में जो कवर्ड है, ये सारे लोग क्या किए गए थे, शामिल किए गए थे। भाई जो NFSA एक्ट के तहत क्या है, लाभार्थी है, इनको क्या मिलता है, वो कम प्राइस पे गेहूं चावल मिलता है। तो राजस्थान के अंदर भी हम वो जो NFSA के डाटा है उन्हीं को हम यूज़ कर रहे हैं कि भाई उस एक्ट के तहत जो आते हैं वो सारे अपने यहाँ पे। अब राजस्थान की खास बात ये 7th पॉपुलस स्टेट है। ठीक है, और अपने यहाँ पे 16% पॉपुलेशन जो है वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, अपन 7वें स्थान पे आते हैं, 16%, बस ध्यान रखिएगा, 16%। ओके, और यहाँ पे जिनकी आय कितनी ली गई है, 905 रुपये। ओके, ये बीमारू नॉन बीमारू कुछ नहीं है, ध्यान मत रखिएगा, ये कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर राजस्थान के अंदर, औद्योगिक जगत। अब देखिए 1960 तक अपने यहाँ इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, बहुत सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, सब कुछ उसके बाद ही शुरू हुआ है। और राजस्थान आज के टाइम में लगभग हर क्षेत्र के अंदर अपनी पकड़ रखता है, लेकिन हमें ध्यान रखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जहां अपना अच्छी खासी पोजीशन है। तो वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से एरियाज के अंदर हम ठीक ठाक हैं, अच्छे खासे हैं। सबसे पहला तो सीमेंट। सीमेंट में हमारी 2nd रैंक है ऑल इंडिया प्रोडक्शन के हिसाब से। कारण क्या है, सीमेंट के लिए जो लाइम स्टोन यानी जो चूना पत्थर चाहिए होता है, उसका उत्पादन राजस्थान में अच्छा खासा होता है। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान दूसरे नंबर, इसमें तो दूसरे नंबर पे कुछ मिनरल्स है। मिनरल्स मतलब ज़मीन से जो खनिज निकलते हैं, उनके अंदर राजस्थान
फर्स्ट पोजीशन पे सोल प्रोड्यूसर या लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे टोटल हमने देखे कितने 77 थे, उस टाइप के 77 तरह के खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए राजस्थान सोल प्रोड्यूसर किसके अंदर है, राजस्थान इज ए सोल प्रोड्यूसर इन सर्टेन मिनरल्स, वॉल्सोनाइट, जिंक, कॉपर। जिंक और कॉपर से ही जुड़ा होता है, देखिए चांदी जो है वो इसी से जुड़ी है, तो चांदी में भी अपन लीडर है। फिर ये कुछ फसलें दे रखी है जिनके अंदर है। ठीक है, और अगर लाइव स्टॉक की बात करें तो राजस्थान के अंदर करीब 5.7 करोड़ लाइव स्टॉक मतलब पशुधन है, 5.7 करोड़, ये डाटा याद रखिएगा, कितना 5.7 करोड़। फिर हमने देखा जो अपना जीवी है स्टेट का, ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या होता है, मैंने बताया था कि भाई सेक्टर जो 3 सेक्टर के अंदर इकोनॉमी को बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, इन तीनों सेक्टर के क्या क्या योगदान है। तो ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। दोनों करंट प्राइस पे भी दे रखा है, कांस्टेंट प्राइस पे भी दे रखा है, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज का और सर्विसेज का। बस ध्यान रखिएगा राजस्थान में 1 नंबर पे अपने जो है वो सर्विस सेक्टर आता है। मैंने कारण भी बताया था, एग्रीकल्चर में हम इतने अच्छे नहीं हैं, इंडस्ट्री में भी हम इतने अच्छे नहीं हैं। जो सर्विस सेक्टर है वो अपने फर्स्ट पे है, सेकंड पे अपने यहाँ एग्रीकल्चर है और थर्ड पे आता है उद्योग यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जीडीपी में। ठीक है, वहीं एम्प्लॉयमेंट में बात करें तो देख लीजिए 47% जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर है, एग्रीकल्चर में 44% और इंडस्ट्री में सबसे कम। तो वही सीक्वेंस यहाँ भी कायम है, 1 नंबर सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, 2 नंबर पे एग्रीकल्चर और 3 नंबर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, अब मैंने फिर इसके बाद बताया था राजस्थान के अंदर कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, कुछ स्मॉल स्केल, कुछ मीडियम स्केल। फिर एमएसएमई एक्ट है जिसके तहत पहचान की गई है मीडियम और स्मॉल साइज। तो ये ज़्यादा तो अपने लिए काम का नहीं है, लेकिन जो एमएसएमई है वो अपने राजस्थान के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में है, करीब 7.5 लाख यूनिट्स रजिस्टर्ड है एमएसएमई, मतलब 8.9 लाख इंडस्ट्रियाँ, उद्योग जो है वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो इसमें 3 तरह की होती है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तीनों का टर्नओवर ध्यान रखिएगा, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट 2 चीज़ों पे आधारित ये पहचान होती है। भाई इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा, तो उसको हम एमएसएमई बोलेंगे। दूसरा इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 50 से ज़्यादा, तो उसको हम स्मॉल बोलेंगे। इसको माइक्रो, स्मॉल और इसको मीडियम, अगर 50 और 250 करोड़ तक है। तो दोबारा से देख लीजिए, 1 और 5, 10 और 50, 50 और 250, ये लिमिट्स है। फिर कुछ प्रोडक्ट के बेसिस पे अगर आप इंडस्ट्रीज को देखना चाहोगे तो अलग अलग प्रोडक्ट वाइज, जैसे बेसिक गुड्स की इंडस्ट्री। बेसिक गुड्स कौन से होते हैं, जो मूल सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, लोहा हो गया, तो इनकी जो कॉपर इंडस्ट्री, जिंक इंडस्ट्री, ये बेसिक गुड्स की। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिंक के लिए एक पूरा प्लांट लगा हुआ है, इसको स्मेल्टर बोलते हैं। ये है शायद उदयपुर में है कहीं, एग्जैक्ट नाम मैं अभी आपको बता दूंगा कौन सी जगह पे है, उदयपुर में है कहीं, यहाँ कहीं लिखा होगा। ये रहा देखिए, एक तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क सीतापुरा यानी जयपुर में बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए। जिंक स्मेल्टर प्लांट एट देवाड़ी उदयपुर, उदयपुर देवाड़ी के अंदर ये है। और कॉपर प्लांट है खेतरी नगर झुंझुनू। जो झुंझुनू है उसको कॉपर सिटी भी बोला जाता है, आपको पता हो तो झुंझुनू को। ठीक है, झुंझुनू को कॉपर सिटी बोला जाता है। और झुंझुनू के अंदर एक बड़ी खदान है जिसको खेतरी, जगह का नाम है, कैसे लिखते हैं, बस ये इतना याद रखिएगा, खेतरी, जो कॉपर की मतलब तांबे की बहुत बड़ी खदान है। तो झुंझुनू में ये कॉपर प्लांट है और ये देवाड़ी के अंदर जिंक का प्लांट है। ठीक है, ओके, सेगमेंट के अंदर अपना 2nd नंबर है। आगे बढ़े, हाँ जी, कैपिटल गुड्स यानी बड़े जो मशीनरी है उसके लिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT मैंने बताया था अजमेर में है। और ये इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये भी बड़ी कंपनी है जो कोटा में है। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो दूसरी इंडस्ट्री में काम आ रहे, टायर्स हो गए, कॉटन यार्ड्स हो गए, जेके टायर्स का
काकरोली के अंदर है, ठीक है। फिर कंज्यूमर गुड्स मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सारे। फिर रूरल इंडस्ट्रीज, अगर कॉटन, कॉटेज और हैंडीक्राफ्ट छोटे व्यवसाय भी राजस्थान के अंदर काफ़ी है। अब एक्सपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, मैं जो जो बता रहा हूँ प्लीज़ सुनते जाइएगा। एक्सपोर्ट, सबसे पहले तो एक्सपोर्ट कितना था अपना 19-20 के अंदर, आप करीब करीब 50 करोड़ याद रखिए, 50,000 करोड़, 50,000 करोड़, 49,946 करोड़। 5 प्रोडक्ट जिनके अंदर अपन टॉप पे है, देख लीजिए, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी और मेटल्स, ठीक है, ओके, ठीक है। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए राजस्थान के अंदर ये 2 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई गई है, एक्सपोर्ट कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाई गई है, प्लस एक्सपोर्ट रत्न का एक अवार्ड भी दिया जा रहा है। अब राजस्थान में मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहला सीमेंट, तो 24 सीमेंट प्लांट है और हमने कहा सेकंड पोजीशन पे आता है। माइंस एंड मिनरल्स मतलब खनिज के अंदर, तो खनिज में हमने 77 बताया था, मैंने गलत बता दिया था। 81 टाइप के खनिज टोटल अपने राजस्थान में पाए जाते हैं, जिनके अंदर से 57 का क्या हो रहा है, उत्पादन मतलब खनन हो रहा है। और इसके लिए राजस्थान मिनरल कॉरपोरेशन, ऐसा कुछ नाम है शायद, ये एक कंपनी सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो इस तरह की खदानों को नीलामी का और ये सारा ऑनलाइन काम करता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसके लिए आप 5 स्टार लगा दीजिए। राजस्थान सोल प्रोड्यूसर है 3 आइटम का, जिंक, सेलेनाइट और वॉल्सोनाइट, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर मतलब अकेला तो नहीं है, सोल का मतलब राजस्थान अकेला ही प्रोड्यूस करता है पूरे भारत। लीडिंग है मतलब अग्रिम स्थिति पे है सिल्वर, कैल्साइट, जिप्सम, बॉल क्ले, ठीक है। और प्रोमिनेंट पोजीशन मतलब राजस्थान के राजस्थान भारत के अंदर अच्छी खासी स्थिति में रखता है, मतलब 30-40% प्रोडक्शन करता है। मार्बल हो गया, सैंडस्टोन हो गया और ग्रेनाइट हो गया, भूलोगे नहीं। ग्रेनाइट आपको पता है, यहाँ पे मकराना, जालोर, ये सारे ग्रेनाइट के लिए फेमस है। जोधपुर का पत्थर भी फेमस है, ठीक है, जिसको वो चित्तर पत्थर कुछ बोलते हैं ऐसा। तो ये तो इसके अंदर राजस्थान प्रोमिनेंट पोजीशन पे है। फिर सिल्वर हो गया, जिप्सम हो गया, बॉल क्ले मतलब जो मिट्टी होती है चिकनी, जिससे ये वो कंडक्टर और वो सारी चीज़ें बनती है शायद, तो इनमें लीडिंग प्रोड्यूसर है। और सोल प्रोड्यूसर 3 के लिए जिंक, सेलेनाइट और वॉल्सोनाइट, बस इतना सा याद रखिएगा। ये मैंने कुछ फोटोज भी दिए थे आपको, ओके। फिर एग्रो और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट राजस्थान के अंदर जो भिवाड़ी, नीमराना ये क्षेत्र है, ये यहाँ पे आप अगर जयपुर से दिल्ली जाते हो तो रास्ते में आपको बड़े हीरो होंडा के बड़े बड़े प्लांट दिखते हैं। तो ये जयपुर और उसके बीच में नीमराना, भिवाड़ी, ये अलवर के अंदर पूरा एरिया जो है वो क्या है, ऑटो इंडस्ट्रीज़ के लिए एक हब बना हुआ है। यहाँ पे एक जापानीज जोन बना हुआ है, जापानीज जोन, ठीक है, जहाँ पूरा इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। टेक्सटाइल में भीलवाड़ा आपको पता है। फिर उसके अलावा जयपुर की भी अच्छी खासी पोजीशन है जहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। आईटी, फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर से बेस्ड इंडस्ट्री, तो इसके अंदर भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के अंदर मेगा फूड पार्क जो है वो बनाए गए हैं, शायद एट प्रेजेंट 2 मेगा फूड पार्क है जो क्या करते हैं, फूड से रिलेटेड प्रोसेसिंग करते हैं, ओके। जेम्स एंड ज्वेलरी, जिसके अंदर राजस्थान एक्सपोर्ट के अंदर अच्छी खासी पोजीशन है, तो जयपुर इसका बहुत बड़ा हब है जेम्स एंड ज्वेलरी का, जिसके अंदर ये इस तरह के पॉलिश डायमंड और जो होते हैं ना कलर, महंगे पत्थर जो होते हैं उनका उत्पादन होता है। स्टील अपने यहाँ उत्पादन तो होता नहीं है, लेकिन उनको प्रोसेसिंग की कुछ यूनिट है छोटी मोटी। सेरामिक्स, बीकानेर ध्यान रखिएगा, बीकानेर सेरामिक्स का मतलब चिकनी मिट्टी से बनते हैं जो सेरामिक्स के आइटम, मतलब वो होता है ना कजारिया टाइल्स, देश की मिट्टी से बनी हुई टाइल्स, तो वो देश की मिट्टी की बनी टाइल्स राजस्थान के अंदर बीकानेर में काफ़ी अच्छी खासी होती है, जयपुर और बीकानेर। फिर सॉल्ट, डीडवाना, और आपको पता ही है सॉल्ट के अंदर राजस्थान 3rd पोजीशन पे है। फिर एनर्जी, विद्युत उत्पादन के अंदर 142 गीगावाट की पोटेंशियल है, प्लस सोलर के अंदर अपनी असीमित संभावनाएं राजस्थान के अंदर है। बस इतना ध्यान रखिएगा। सोलर के अंदर भारत का सबसे बड़ा जो प्लांट है, बिगेस्ट प्लांट है, वो राजस्थान के अंदर अभी फड़ौदी के पास शुरू हुआ है। क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ मैं, कुछ अभी आगे आ जाएगा। खैर, मार्बल्स 90% राजस्थान के अंदर है पूरे इंडिया का। हैंडीक्राफ्ट में भी अपन लीडिंग है। ऑयल एंड गैस ध्यान रखिएगा, करीब 22 से 23% जो उत्पादन है वो राजस्थान के अंदर होता है। अपने यहाँ रिफाइनरी भी बन रही है, HPCL और
राजस्थान गवर्नमेंट की, इनका रेशियो ध्यान रखिएगा, कई बार अलग एग्जामों में ये 50 बार सवाल पूछ लिया। कितना रेशियो है? 74% तो इनका है, 26% इनका है। ये 26 और 74 क्यों होता है? तो आपको पता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट होता है कि 25%, मतलब अगर किसी के पास 75% से ज़्यादा वोटिंग पावर है कंपनी के अंदर, तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन या मेजोरिटी उसके पास है 3/4, लेकिन 75 से कम है तो फिर ये 26% की अहमियत हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए 74 और 26 का ये रेशियो रखा गया। ये HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, HPCL राजस्थान बाड़मेर पचपदरा के अंदर बन रही है, जिससे अपने यहाँ तेल की प्रोसेसिंग और उससे बेस्ड इंडस्ट्रीज और बन जाएगी। ये BS6 स्टैंडर्ड का तेल यहाँ से प्रोसेस होगा। ओके, ये देखिए समरी मैंने बताई थी। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, राजस्थान के अंदर बेरोजगारी। तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आप ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान की दिक्कत क्या है? राजस्थान में मैंने कहा एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा है नहीं, इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा है नहीं, तो अपने यहाँ मेजर है कौन? सर्विस सेक्टर। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग निर्भर है, ज़्यादातर अपना रोजगार यहीं से आता है। ठीक है, लेकिन राजस्थान के अंदर दिक्कत ज़्यादा किसकी है? अंडर एम्प्लॉयमेंट की। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब आपको पूरा रोजगार नहीं मिल रहा, आप काम तो कर रहे हो लेकिन उतना कंट्रीब्यूशन आपका नहीं जा रहा है, या आपको पार्शियल थोड़ा काम ही मिल रहा है। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, बेरोजगारी तो है ही, हम लोगों को बाहर पलायन करना पड़ता है। तो पहले अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्या, ये बताया। फिर हमने देखा लेबर फोर्स क्या होती है, मतलब पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो काम करने लायक है। ठीक है, उसके दो हिस्से होते हैं, एक वर्क फोर्स जो काम कर रहे हैं, एक अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पर 1000 पे निकाली जाती है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा स्ट्रक्चरल, मतलब जो स्किल्स का मिसमैच, मतलब जो चाहिए स्किल प्लस जो अवेलेबल है स्किल दोनों। जैसे कंप्यूटर वाले लोग चाहिए जो कंप्यूटर चला सके, लेकिन लोगों के पास ऐसा टैलेंट नहीं है, तो ये जो बेरोजगारी का कारण है ये स्ट्रक्चरल है। फिर साइक्लिक, जो इंक्रीज डिक्रीज होती है, डिमांड के अंदर फ्लक्चुएशन आता है, कभी रिसेशन आता है तो नौकरियों से निकाल देते हैं, ये साइक्लिक मतलब होता रहता है साइकिल की तरह। फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल का मतलब जॉब जब चेंज कर रहे हो आप एक छोड़ के दूसरे में, तो उस दौरान। सीजनल, जो सीजनल काम होते हैं, जैसे आप कोई खेती कर रहे हो 6 महीने पानी आ रहा है या इस तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जो अपनी मर्जी से बिल्कुल नल्ले बैठे हैं खाली। फिर दूसरा हमने देखा अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट में एक तो होता है डिसग्वेंस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा सा अजीब है डिसग्वेंस्ड, बस आप इसका उदाहरण याद रखिए ऐसे कि जो एग्रीकल्चर में होता है, एग्रीकल्चर में क्या होता है, मैंने बताया एक खेत के ऊपर 2 लोग काम कर सकते हैं, उससे जो उत्पादन हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन घर के 2 लोग और हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है, तो वो भी इसी में जुड़ेगा। क्या उनके आने से कुछ भी उत्पादन एक्स्ट्रा हुआ, तो वो 2 लोग क्या है, डिसग्वेंस्ड अनएम्प्लॉयड, मतलब काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब उनकी वजह से उत्पादन इनकम में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो हमने कहा ना कि आपने CA कर लिया या BTech कर लिया, बड़ा सा कर लिया, बाबू का काम कर रहे हो छोटा मोटा, तो फिर क्या है, मतलब आपकी जो स्किल्स है उससे छोटा काम कर रहे हो। फिर मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो राजस्थान के इंडिया के अंदर 2 है, एक तो NSSO या NSO जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, प्लस ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस, जहाँ से जनगणना होती है। ये 2 डाटा इकट्ठा करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, और उसमें हमने देखा था UPS क्राइटेरिया यूज होता है, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। हम जो व्यक्ति का स्टेटस पता करना चाह रहे हैं, भाई ये रोजगार है बेरोजगार है, तो उससे पूछते हैं कि भाई पिछले 365 दिन में तूने 183 दिन से ज़्यादा काम किया, या 183 या उससे ज़्यादा काम किया या नहीं किया, तो उसका यूजुअल स्टेटस पता चलता है। अगर उससे ज़्यादा काम किया तो हम कहेंगे वो रोजगार में है, नहीं तो बेरोजगार में। फिर अगर वीकली स्टेटस देखना है तो लास्ट वीक का देखेंगे, डेली स्टेटस देखना है तो डेली देखेंगे। राजस्थान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमने कहा जो ये एक ध्यान रखिएगा PLFF, पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिकल मतलब हर टाइम टू टाइम, लेबर फोर्स सर्वे एक सर्वे होता है जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है, तो वो करीब राजस्थान की 5.7 है, जो इंडिया की 5.8 के सिमिलर है 18-19 के अंदर। ओके, ये एक मैंने स्टेटस दिया है, इसके अंदर एक टेबल है, बस आप जस्ट देखना चाहो तो कितने लाख लोग किस में काम कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी में करीब 10 लाख लोग हैं, 9.88 लाख। प्राइवेट सेक्टर में 4.18, देन
टोटल कितने हो गए 14 लाख। बस यही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब जहां आपको रेगुलर फिक्स सैलरी प्लस बेनिफिट मिल रहे हैं, बाकी सारे अनऑर्गेनाइज्ड जो छोटे छोटे उद्योग है वहां पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। राजस्थान में ये एम्प्लॉयमेंट का डिपार्टमेंट है जो ये काम कर रहा है, और ये कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ध्यान रखिएगा ये बेरोजगारी भत्ते वाली जो स्कीम थी ना, उसी का नाम है संबल योजना, युवा को संबल सहारा देने का। फिर ये मॉडल करियर सेंटर बनाए गए जहाँ पे उनको गाइड किया जा रहा है कि भाई आप इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, स्किल्स लीजिए, ताकि आपको रोजगार सीधा एम्प्लॉयर से मिल सके। एक राज कौशल पोर्टल जहाँ कौशल स्किल से रिलेटेड है। RSLDC राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, ये जो NSDC था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी ने बनाया था, उसी के तर्ज पे हर राज्य के अंदर राज्य का भी स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक संस्था बनाई गई, ठीक है। तो ये कौशल पोर्टल चलाया जा रहा है। उसके अलावा मनरेगा है जो रोजगार प्रोवाइड करने में काफ़ी मदद कर रहा है। नेक्स्ट बात की थी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की। राजस्थान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो परमानेंट नेचर के एसेट होते हैं, ठीक है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमने बताया 5 कंपनियां हैं मेजर, 2, एक तो प्रसारण, एक उत्पादन और 3 डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके अलावा एक नई कंपनी बनाई ऊर्जा विकास निगम, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। अब अपने यहाँ पे 1 नंबर पे कौन है सबसे ज़्यादा? थर्मल पावर। थर्मल पावर जानते हो कौन सी है? जो कोयले से बनती है, सबसे ज़्यादा 58% वो। दूसरे नंबर पे अपने यहाँ पे कौन सी है? विंड पावर, काफ़ी टाइम से चल रही है। फिर सोलर पावर, फिर हाइडल पावर, मतलब जो पानी से, पानी तो अपने यहाँ है ही नहीं, थोड़ा बहुत वहाँ दूसरे राज्यों में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे हिस्सा अपने यहाँ बिजली का आता है, ठीक है। 2 सोर्स होते हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, यानी नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। अब ये कुछ कन्वेंशनल जो पावर के सोर्स है थर्मल वाले, सूरतगढ़ हो गया, कोटा हो गया, छाबड़ा हो गया, कालीसिंध, गिराल, बारासिंगसर, JSW, कवाई, VS लिग्नाइट पावर प्लांट, ये कुछ पावर प्लांट है जो थर्मल मतलब कोयले और लिग्नाइट पे चलते हैं, ठीक है। दूसरा ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर, ये धौलपुर, रामगढ़, ये 2-3 है जो गैस के ऊपर चलते हैं। फिर अगर अनकन्वेंशनल की बात करें, मतलब रिन्यूएबल की बात करें, तो ये हाइड्रो पावर, मतलब जो पानी से जनरेट होते हैं, ये भी रिन्यूएबल ही है ना, पानी तो कभी ख़त्म होता नहीं, चलता रहता है नदियों के अंदर और बिजली जनरेट होती रहती है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, माही बजाय। फिर सोलर के अंदर जो राजस्थान जो है वो ये भड़ला सोलर पार्क सबसे बड़ा, फिर फलोदी पोखरण सोलर पार्क, फतेहगढ़, फिर नोक, ये जैसलमेर के अंदर है दोनों, फतेहगढ़ और नोक। तो यहाँ पे अपने यहाँ अच्छी खासी बिजली का उत्पादन सोलर से हो रहा है। अब जो अपनी जो कैपेसिटी है, राजस्थान की जो कैपेसिटी है सोलर के अंदर, वो कितनी है ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मैं 142 गीगावाट इतनी राजस्थान की कैपेसिटी है, मतलब इतनी सोलर ऊर्जा हम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा विंड पावर, जिसके अंदर मेन तो जैसलमेर और यही स्टेट है, प्लस कुछ इधर कोटा साइड, यहाँ भी थोड़ा बहुत विंड का स्कोप है। बायोमास तो छोटा मोटा है, कोई खास नहीं है। एक ये राजस्थान के अंदर कंपनी है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, RRECL। वैसे ये भारत सरकार की कंपनी है, लेकिन राजस्थान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अब जैसे अडानी ने कॉन्ट्रैक्ट किया राजस्थान के साथ मिलके कि एक बड़ा सा प्लांट लगाएंगे, तो राजस्थान की तरफ से जो काम कर रही है वो ये RRECL है, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा राजस्थान के अंदर नेशनल हाईवेज के अंदर राजस्थान जो है वो अच्छे खासे स्थान पे हमने देखा, कितना है, करीब कौन सी रैंक है? अच्छा, राजस्थान पहला स्टेट था जिसने फर्स्ट रोड पॉलिसी लेके आई, ठीक है। उसके अलावा हमने एक चीज़ देखी थी, कहाँ गया वो फैक्ट, ये NH15 है जो सबसे बड़ा है अपने यहाँ पे। राजस्थान 3rd हाईएस्ट, राजस्थान की 3री पोजीशन है जहाँ सबसे ज़्यादा अपने यहाँ से नेशनल हाईवेज गुजरते हैं। कारण भी है, राजस्थान भारत के इस हिस्से में आता है, तो दिल्ली से इधर कनेक्ट करने वाले सारे हाईवेज यहाँ से गुजरते हैं। अभी जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसका भी एक बड़ा हिस्सा राजस्थान का, यहाँ से अमृतसर, जामनगर जो रिफाइनरी है वो, और अमृतसर पंजाब में, दोनों रिफाइनरियों को कनेक्ट करेगा। बीच में अपनी पचपदरा की रिफाइनरी भी आएगी। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है काम। अब राजस्थान के अंदर रोड डेवलपमेंट से जुड़े हुए कुछ संस्थान हैं, जैसे ये RSRDCC, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन,
NHAI ये भारत सरकार का है, फिर पब्लिक PWD, और ये रिडकोर मैंने बताया था राजस्थान के अंदर क्या करता है, जितने भी PPP मॉडल पे काम होते हैं, छोटी मोटी स्टेट हाईवेज, उनका काम करता है। एक होता है DMR, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड, जिले की बड़ी सड़क, फिर होता है स्टेट हाईवे, फिर होता है नेशनल हाईवे, ठीक है। रेलवे नेटवर्क तो अपने यहाँ 2 जोन लगते हैं, एक तो नॉर्थ यानी ऊपर वाला, वेस्टर्न यानी ये वाला जोन लगता है, फिर वेस्ट सेंट्रल, वेस्ट यानी ये वाला और ये सेंट्रल, इस एरिया के अंदर कुछ कोटा और ये संभाग के पार्ट आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर अपने यहाँ ब्रॉड गेज लाइन है, इलेक्ट्रीफाइड लाइन है। अब यहाँ पे ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC जो राजस्थान से गुजरेगा, जो कहाँ से दादरी से शुरू होकर इधर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा, ठीक है। तो ये राजस्थान के अंदर से होता हुआ गुजरेगा अजमेर, रेवाड़ी, यहाँ से गुजरेगा सिरोही, आबू रोड से होते हुए, ठीक है। जयपुर मेट्रो का प्रोजेक्ट है। एयरपोर्ट के अंदर बस एक ध्यान रखिएगा, जो RCS स्कीम है, रीजनल कनेक्टिविटी या उड़ान जिसको बोलते हैं, उड़ान स्कीम जो है, जिसके तहत क्या छोटे छोटे एयरपोर्ट जो है उनको कनेक्ट किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जयपुर का, ठीक है। उसके अलावा ये करीब 7 है जो बाकी जो है एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा और उदयपुर। ओके। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन, राजस्थान के अंदर अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण कितना है, तो राजस्थान की करीब 31.14% पॉपुलेशन जो है वो शहरों में रहती है, कम है, ध्यान रखिएगा। जो ऑल ओवर इंडिया का रेशियो है उससे कम है। इसमें 2 जो बड़े प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसमें जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, ये 4 सिटीज आती है, जोधपुर नहीं आता, ध्यान रखिएगा। दूसरा अमृत सिटीज, ये भी एक मिशन है जिसके अंदर जो सीवरेज का काम होता है सिटियों के अंदर, उसको सही करने के लिए, सीवरेज नेटवर्क के लिए ये अमृत मिशन लेके आए हैं, ठीक है। ओके। फिर ये हेरिटेज सिटी हृदय, इसमें राजस्थान का अजमेर सेलेक्ट किया गया है। यहाँ पुष्कर वगैरह ये हैं सारे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, और ये तो अजमेर के अंदर ये हृदय सिटी मतलब हेरिटेज सिटी की तरह उसको डेवलप किया जाएगा। फिर ये ICD, इंलैंड कंटेनर डिपो, 2 है, भिवाड़ी और सिरोही के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इनलैंड पोर्ट यानी ड्राई पोर्ट जो है वो जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर ड्राई पोर्ट भी काम करते हैं। ग्रामीण विकास, तो गांवों के अंदर ये देखिए, ये तो कोई खास काम की नहीं है चीज़। एग्रीकल्चर सेक्टर, ये ध्यान रखिएगा। कृषि क्षेत्र, कृषि के अंदर पहली चीज़ तो आपको ये रखना, कृषि का योगदान कितना है, तो हमने कहा दूसरे नंबर पे आता है रोजगार वाइज, और GDP में अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कृषि जो है वो 2nd पोजीशन में है। किसमें, एक तो GDP का कंट्रीब्यूशन, GDP में कितना कंट्रीब्यूशन, दूसरा एम्प्लॉयमेंट वाइज भी बात करें तो, ठीक है। अब जो कृषि का टोटल योगदान है उसमें सबसे 1 नंबर पे है क्रॉप यानी फसलें, 2 नंबर पे है लाइव स्टॉक पशुधन, फिर ये कुछ अदर्स है। राजस्थान कई सारी चीज़ों के अंदर नंबर 1 है, जैसे बाजरा हो गया, मैं लिख देता हूँ मेन या मोटे अनाज जिनको बोलते हैं, केरल से ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं। दूसरा जो ऑयल सीड्स होते हैं, मतलब जो तेल निकलते हैं उन बीजों के अंदर, जिसमें रायडा हो गया, हिंदी मुझे तो मारवाड़ी ये हिंदी आती है, ठीक है। तो ये फसलें, इनके अंदर राजस्थान लीडर है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर राजस्थान की जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनकी बात की थी हमने, तो इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार इस डाटा को ज़्यादा नहीं, सिर्फ क्विकली, जैसे मैं जितना बताऊं उतना एक बार देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले अपनी GDP कांस्टेंट प्राइस पे और GDP करंट प्राइस पे 643 और 953 लाख करोड़ है ना। इंडिया की GDP का करीब 4.5-5%, इतना याद रखिए रफली। पूरा एग्जैक्ट आपको फिगर टू फिगर याद नहीं करना है, चिंता मत कीजिए। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछ ले 6,43,222, 6,43,221, बताओ कौन सा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप 6.43 इतना याद रखिए कांस्टेंट प्राइस पे, करंट प्राइस पे GDP। फिर अगर NDP की बात करें, NSDP मतलब नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो नेट हमेशा ग्रॉस से कम होता है, ये 5.70, ये 8.62, तो करीब करीब 1-1 लाख करोड़ कम है।
फिर GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ये तो आपको देखना ही है। सेक्टर वाइज किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 1 नंबर पे सर्विस सेक्टर आता है, ये रहा। 2 नंबर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, सॉरी एग्रीकल्चर आता है, और 3 नंबर पे इंडस्ट्रियल आता है। फिर पर कैपिटा इनकम कितनी है राजस्थान की, तो 72,000 कांस्टेंट प्राइस पे, और 1,09,000 करंट प्राइस पे। 72 पॉइंट, ये आगे वाले याद आपको नहीं रखने। फिर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मैं बता चुका हूँ कितना है, 27%, मतलब आप इतना याद रखिए 25 से 30%। प्राइस स्टैटिस्टिक्स, प्राइस जो कीमतों के अंदर वृद्धि और ये होती है, तो अपन 2 तरह के स्टैट्स यूज़ करते हैं, एक तो CPI होता है, एक WPI होता है। CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये अलग अलग निकलता है, एग्रीकल्चर वर्कर्स का निकलता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का निकलता है, ठीक है, रूरल और अर्बन के लिए अलग निकलता है। इस तरीके से भाई जैसा वर्कर उसके लिए महंगाई अलग। WPI जो है वो सबके लिए एक निकलता है। WPI का बेस ईयर ध्यान रखिएगा 99-2000, सन 1999 और 2000 ये बेस ईयर है, ठीक है। 154 कॉमोडिटीज से ये मिलके बनता है। CPI ये अलग अलग है। अब उसके अलावा राजस्थान की जो स्टेट की इनकम है, ये खास आपको याद रखनी है, सीधा सीधा टॉपिक दिया हुआ है इसके ऊपर। तो देख लीजिए एक बार, मैं वापस से बता देता हूँ। जो रेवेन्यू है, जो अपनी रिसिप्ट है, 2 पार्ट है, कैपिटल और रेवेन्यू, कैपिटल नेचर की और रेवेन्यू नेचर की। रेवेन्यू नेचर की 1,84,000 करोड़, ये 66,000 करोड़, मतलब मेजर पोर्शन रेवेन्यू नेचर की इनकम है। उसके अंदर स्टेट का टैक्स जो 1 नंबर पे है, दूसरा सेंट्रल से जो हमें हिस्सा मिलता है टैक्सेस के अंदर वो 2 नंबर पे, तीसरा राजस्थान की खुद की जो नॉन टैक्स के अलावा अदर रेवेन्यू, पेनल्टी, चालान, फीस, रजिस्ट्रेशन, ये सारे, और चौथा सेंट्रल से जो ग्रांट मिलती है, ये किसके तहत मिलती है, जो फाइनेंस कमीशन होता है वो कहता है कि भाई राज्यों को ग्रांट दीजिए, अनुदान दीजिए। तो भूलोगे नहीं। 1 नंबर पे खुद का टैक्स मेजर कौन सा है बताओ, GST। 2 नंबर पे सेंट्रल में जो अपना हिस्सा है वो, मतलब अपना हिस्सा कैसे, तो मैंने बताया था एक 7th शेड्यूल होता है आर्टिकल का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर 3 लिस्ट दी होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कुछ टैक्स ऐसे हैं जो केंद्र सरकार लगाई, जैसे IGST हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, लेकिन उनका कुछ हिस्सा राज्य सरकारों को भी दिया जाएगा, तो उससे हिस्सा जो मिलता है वो दूसरे नंबर पे। तीसरे पे जो नॉन टैक्स के अलावा जो रेवेन्यू है स्टेट की वो सारी, और चौथी यूनियन से जो ग्रांट मिलती है वो, ठीक है। फिर डेफिसिट और घाटा कितना है अपना, तो इसमें भी कुछ एक फिगर मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक तो डेफिसिट, ये घाटे बनते कैसे हैं ये तीनों पता होने चाहिए, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, बिल्कुल इजी है, अच्छे से बताए थे मैंने, ठीक है। अब मेन तो फिस्कल डेफिसिट कितना है अपना, तो ये 3.98% ऑफ GDP का 3.98%, ठीक है, ओके। अब जो स्टेट की रेवेन्यू है उसका भी एक कंपैरिजन हमने देखा था, एक FRMBM, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कहता है मैक्सिमम 3% GDP का आपका फिस्कल डेफिसिट हो सकता है, लेकिन कोरोना के दौरान इसको बढ़ा के 5% किया है, मतलब 4+1, 1% तभी मिलेगा जब आप केंद्र सरकार की कुछ शर्तों को मानोगे, ठीक है। राजस्थान का कितना है, 3.98% है। अभी राजस्थान कितना और लोन ले सकती है, तो 5% तक और डेफिसिट लोन लेके उधारी ले सकती है, ठीक है। यहाँ मैंने कहीं दिया था, जस्ट एक बार इसके नीचे वाला पूरा प्लीज देखिएगा, है ना। अच्छा, जो रिसिप्ट है उनके अंदर किसका मेजर हिस्सा है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा रहा हूँ भाई। जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो स्टेट के खुद के टैक्स है, दूसरा सेंट्रल टैक्सेस, यूनियन ग्रांट, फिर ये। अब जो खुद के टैक्सेस है उनमें 1 नंबर पे GST है, 2 नंबर पे सेल्स टैक्स है, 3 नंबर पे एक्साइज ड्यूटी है, तीसरे पे विकास, इतना तो नहीं, बस 1 पे GST, दूसरे पे सेल्स, तीसरे पे एक्साइज, इतना ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, कोशिश थी कि एक बार मैं आपको सारे एरियाज क्विकली बताऊं। इसके अलावा एक ह्यूमन डेवलपमेंट और एक लाइव स्टॉक, 2 पेज की एक नोट्स में आज अपडेट करूंगा, रात तक कोशिश करूंगा, उसको एक बार नज़र डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।